नमस्कार दोस्तों, जीएस विद जीडी के आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे गुप्त साम्राज्य की। इससे पहले के वीडियो में हमने आपको मौर्य काल और मौर्योत्तर काल के बारे में बताया था। इस वीडियो में हमारी जो चर्चा होनी है वो होनी है गुप्त साम्राज्य को लेकर के। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को ज़रूर फॉरवर्ड करें। गुप्त साम्राज्य के बारे में जानने के लिए आप हमारा ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें। गुप्त जो थे, इस साम्राज्य का उदय मूलतः हुआ तीसरी सदी के अंत में। जब तीसरी सदी समाप्त हो रही थी तब गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ और उस समय कुषाण कमज़ोर पड़ रहे थे। तो गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ तीसरी सदी में और ये जगह थी कौशाम्बी। कौशाम्बी के आसपास में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ और गुप्त जो है वो कुषाणों के सामंत थे, मंत्री थे। गुप्तों का जो आधिपत्य माना जाता है, जहाँ तक गुप्त साम्राज्य फैला हुआ था वहाँ तक हम ये मान के चलते हैं कि यह मध्य गंगा का मैदान और प्रयाग, साकेत और मगध तक फैला हुआ था। यानी कि कौशाम्बी से लेकर के प्रयाग, वर्तमान समय में अगर देखें तो प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद, बस्ती या उससे आगे मगध तक फैला हुआ था गुप्तों का साम्राज्य। गुप्त जो थे, इनके बारे में जो जानकारी मिलती है उसके कुछ स्रोत हैं, जिन स्रोतों से हमें गुप्तों के बारे में जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण, आप जानते हैं 18 पुराण होते हैं। मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण और समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में गुप्तों के बारे में बताया गया है और इसी से गुप्तों के बारे में पता चलता है। तो गुप्तों के बारे में ये बताया गया कि कुषाणों के सामंत थे और कुषाणों के सामंत में एक श्रीगुप्त थे। श्रीगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। श्रीगुप्त जो है उन्हें गुप्त साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। श्रीगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना करी थी 240 ईस्वी में और 240 से लेकर के 280 ईस्वी तक का शासनकाल वो श्रीगुप्त का माना जाता है। श्रीगुप्त, ये पूना के पास एक ताम्रपत्र अभिलेख है, उससे ये पता चलता है कि श्रीगुप्त गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे। शासन उनका था यहाँ पर, लेकिन पूना के ताम्रपत्र अभिलेख से पता चलता है कि श्रीगुप्त गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे और उन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की थी। इससे पहले किसी ने भी महाराजा की उपाधि धारण नहीं की थी। जो भी होते थे वो सम्राट होते थे। श्रीगुप्त ने महाराजा की उपाधि धारण की। इत्सिंग का ये मानना है, इत्सिंग जो इतिहासकार था, इत्सिंग का ये मानना है कि श्रीगुप्त ने मगध में एक मंदिर का निर्माण करवाया था। मगध तक उनका साम्राज्य फैला हुआ था। उन्होंने मगध में एक मंदिर का निर्माण करवाया और उस मंदिर के निर्माण के लिए 24 गांव उन्होंने दान में दे दिए थे उस मंदिर के निर्माण के लिए मगध में। श्रीगुप्त का शासनकाल 240 से लेकर 280 ईसा तक चलता है। श्रीगुप्त के बाद इस वंश का शासक हुआ घटोत्कच। घटोत्कच का शासन 280 ईस्वी से लेकर 319 ईस्वी तक था। घटोत्कच का शासन 280 से लेकर 319 ईस्वी तक, तकरीबन 40 वर्षों तक उसका शासन था और ये माना जाता है कि ये श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी था। इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी इतिहास में नहीं मिलती है, केवल इतना ही मिलता है कि ये श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी था। घटोत्कच के बाद जो इस वंश का शासक हुआ वो था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम का शासन 319 से लेकर के 335 ईस्वी तक इसका शासन रहता है। शासनकाल बहुत छोटा है, आप देखते हैं तकरीबन 16-17 वर्षों का शासन है। 16-17 वर्षों के शासन के दौरान चंद्रगुप्त प्रथम बहुत ही प्रसिद्ध हुआ।
और इसने साम्राज्य विस्तार के लिए एक नई तकनीकी अपनाई। इसने क्या किया कि लिच्छवी गणराज्य की कुमार देवी से विवाह किया, और लिच्छवी गणराज्य की कुमार देवी से विवाह करने के बाद इसने वैशाली का राज प्राप्त किया। वैशाली इसे एक तरह से समझिए कि रियासत में मिल गया या दहेज में मिल गया, आप जो भी समझ लें। तो लिच्छवी गणराज्य की कुमारी से विवाह करने के बाद इसने वैशाली का राज प्राप्त किया और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। आप जानते हैं कि श्रीगुप्त ने महाराजा की उपाधि धारण की थी, चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। और 319 ईस्वी में जब ये शासन पर बैठा, गद्दी पर बैठा, तो इसने गुप्त संवत चलाया। गुप्त संवत जो है 319 ईस्वी में चला, और गुप्त संवत और शक संवत जो कि 78 ईस्वी में शुरू हुआ था, गुप्त संवत और शक संवत में कुल मिलाकर के 241 वर्षों का अंतर है। कभी कभी परीक्षाओं में शक संवत, गुप्त संवत, विक्रमी संवत इत्यादि के बारे में पूछा जाता है और ईस्वी संवत के बारे में। तो शक संवत 78 ईस्वी में शुरू हुआ था, यानी कि ईस्वी से 78 वर्ष छोटा है शक संवत। गुप्त संवत शुरू हुआ था 319 ईस्वी में, यानी कि गुप्त संवत ईस्वी संवत से 319 वर्ष छोटा है। तो इसकी जानकारी आप जरूर रखिए, और क्योंकि परीक्षाओं में सवाल पूछा जाता है ईस्वी संवत से, इसलिए इस विषय से ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने पुत्र समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी बना दिया, और उत्तराधिकारी बनाने के बाद उसने संन्यास ग्रहण कर लिया। तो चंद्रगुप्त का शासनकाल बहुत छोटा था। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, गुप्त संवत चलाया, और अपने पुत्र समुद्रगुप्त के लिए कुर्सी को त्याग करके उसने संन्यास ले लिया। अब हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त 335 ईस्वी में शासन पर बैठा, 335 ईस्वी में वो शासक हुआ, और 375 ईस्वी तक उसका शासनकाल चलता रहा, यानी कि तकरीबन 40 वर्षों तक उसने शासन किया। और यह जो है हिंसा में बहुत ज़्यादा यकीन रखता था। समुद्रगुप्त हिंसा में बहुत यकीन रखता था, आक्रमण में इसका बहुत विश्वास था, और हिंसा और आक्रमण के कारण ही इसने अपने साम्राज्य का बहुत ही विस्तार किया। इसके दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे हरिशेण। हरिशेण ने, और हरिशेण के लेख से, और प्रयाग में प्रयाग जो कि उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पर महाकुंभ लगता है, प्रयाग के बारे में जानकारी हमने अपने पिछले वीडियो कहानी प्रयागराज की में आपको पूरा विस्तार से बताया है प्रयाग के बारे में। आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं। प्रयाग और एरण जो कि मध्य प्रदेश में है, प्रयाग और एरण के अभिलेख से, मतलब वो समुद्रगुप्त का लेख है, जिसमें यह कहा गया है कि समुद्रगुप्त जब प्रसन्न होता था तो वह कुबेर के जैसा लगता था, और जब समुद्रगुप्त नाराज होता था तो उसे साक्षात यमराज बताया गया है। यानी कि प्रसन्न होने पर वह कुछ भी दे सकता था, कुबेर हो जाता था, और जब वह नाराज होता था तो साक्षात यमराज लगता था। समुद्रगुप्त ने क्या किया कि इसने दक्षिण की ओर अपनी विजय यात्रा शुरू की। अभी तक उत्तर भारत के शासकों में कोई भी दक्षिण की ओर जाने की हिम्मत कहें या इच्छा शक्ति कहें, उसका अभाव था। तो दक्षिण की ओर इसने अपना जाना शुरू किया, दक्षिण की ओर इसने अपनी निगाह लगाई ताकि वो दक्षिण विजय कर सके। और दक्षिण विजय में इसका सामना 12 शासकों से हुआ। 12 शासक उसको मिले जो दक्षिण की ओर विजय में उसके रास्ते में आए, और 12 शासकों को इसने जीता। और इसके जीत का केवल एक मूल मंत्र था, जिसे कहा जाता है ग्रहण मोक्षानुग्रह। ग्रहण मोक्षानुग्रह 3 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक तो ग्रहण, दूसरा मोक्ष, और तीसरा अनुग्रह। तो ग्रहण ये कहता है कि शत्रु पर अधिकार कर लीजिए। समुद्रगुप्त ने शत्रु पर अधिकार करना सीखा। पहला तो हुआ ग्रहण, दूसरा हुआ मोक्ष। मोक्ष ये कहता है कि शत्रु को जीत करके उसे छोड़ दीजिए। इससे शत्रु जो है वो स्वयं को हमेशा पराजित महसूस करेगा। और तीसरा है अनुग्रह, जिसमें वह राजा को जीतने के बाद
उसका राजपाट उसे वापस कर देता था। तो शत्रु को मुक्त करना, शत्रु पर अधिकार करना और शत्रु द्वारा जीते गए प्रदेश को, जीते गए शासन को उसे वापस कर देना, इसे समुद्र इतिहासकारों ने यह कहा कि यह ग्रहण मोक्षानुग्रह की पॉलिसी है, ये नीति है। और कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि यह धर्म विजय है। धर्म विजय नहीं, यह धर्म विजय है। विजय उद्घोषणा के लिए समुद्रगुप्त ने क्या किया, जैसे कि पहले होता रहा है, समुद्रगुप्त ने विजय घोषणा के लिए अश्वमेध यज्ञ कराया। अश्वमेध यज्ञ में आप जानते हैं कि एक यज्ञ कराने के बाद एक घोड़ा छोड़ दिया जाता है। वह घोड़ा जहां तक जाता है वहां तक का शासनकाल उस शासक का माना जाता है जिसका वो घोड़ा होता है। जो उस घोड़े को रोकने की चेष्टा करता है उसे उस राजा से युद्ध करना पड़ता है जिसने घोड़े को छोड़ा था। तो इसने अश्वमेध यज्ञ कराया। अश्वमेध यज्ञ में इसने अपना घोड़ा छोड़ा और अपना लक्ष्य इसने बताया कि मेरे जीवन का लक्ष्य है धरणी बंध। धरणी बंध कह लीजिए, धरणी माने पृथ्वी और बंध माने बांधना। मेरे जीवन का लक्ष्य, समुद्रगुप्त का ऐसा मानना था कि मेरे जीवन का लक्ष्य पृथ्वी को बांधना है। इसका मतलब यह समझिए कि पूरी पृथ्वी पर अपना अधिकार करना है, पूरी पृथ्वी पर अधिकार करने की इसकी इच्छा थी। इतिहासकारों ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। नेपोलियन जो कि विश्व विजय करना चाहता था, तो समुद्रगुप्त को इतिहासकारों ने भारत का नेपोलियन कहा है। और कुछ इतिहासकार इसे कविराज की उपाधि देते हैं। इसने बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण दिया था अपने दरबार में। आप इमेजिन करिए, आप केवल कल्पना करिए कि बौद्ध भिक्षु को संरक्षण दे रहा है और बावजूद इसके हिंसा और आक्रमण में विश्वास कर रहा है। तो समुद्रगुप्त ने अपने आप को धरणी बंध कहा। समुद्रगुप्त के बाद बहुत ही छोटे समय के लिए एक शासक बना रामगुप्त। रामगुप्त के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है वह विशाख दत्त की एक पुस्तक है जिसमें रामगुप्त के बारे में बताया गया है। और उस विशाख दत्त की उस पुस्तक का नाम है देवी चंद्रगुप्तम। विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम नामक एक नाटक में यह पता चलता है कि रामगुप्त नाम का भी कोई शासक गुप्त वंश में हुआ था। अदरवाइज इसके बारे में जानकारी बहुत ही कम मिलती है, क्योंकि रामगुप्त एक अशक्त अयोग्य शासक था और उसकी अयोग्यता यह थी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर दी और फिर गुप्त साम्राज्य में शासक बना चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त एक पहले भी हुआ था और ये दूसरा वाला चंद्रगुप्त है, इसलिए हम इसे चंद्रगुप्त द्वितीय कहेंगे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन हुआ। वो जब शासक बना तब 375 ईस्वी थी और 375 ईस्वी से लेकर 414 ईस्वी तक चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन था। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त साम्राज्यों में माना जाता है, गुप्त शासकों में यह माना जाता है कि सबसे योग्य, सबसे श्रेष्ठ और सबसे ज्यादा योग्य व्यक्ति यही था गुप्त शासकों में। और इसने परम भागवत की उपाधि धारण की। परम भागवत, श्री विक्रम, ये और विक्रमादित्य की उपाधि इसने धारण करी थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य विक्रमादित्य नहीं है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है। एक चंद्रगुप्त मौर्य वंश में आपको मिला रहा होगा। मौर्य वंश के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में डाला है। तो मौर्य वंश का जो चंद्रगुप्त था वह विक्रमादित्य नहीं था, बल्कि गुप्त वंश का जो चंद्रगुप्त है द्वितीय, उसे विक्रमादित्य कहा गया है। और इसने अपनी पुत्री जो इसकी पुत्री का नाम, उसकी पुत्री का नाम प्रभावती था, प्रभावती का विवाह इसने वाकाटक नरेश रुद्रसेन से किया। वाकाटक वंश के बारे में चर्चा होनी है। तो इसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन से किया। और रुद्रसेन ने क्या किया कि जब रुद्रसेन की मृत्यु हो गई, रुद्रसेन की मृत्यु के बाद इसने वाकाटक राज्य को अपने में मिला लिया। वाकाटक राज्य को इसने अपने में मिलाया और अपनी दूसरी राजधानी उज्जैन को बना दिया। पहली राजधानी गुप्तों की थी कौशांबी और दूसरी राजधानी हो गई उज्जैन। उज्जैन यानी कि
मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इसने अपनी दूसरी राजधानी बनाया। इतिहास में या हिंदी साहित्य में बहुत बड़े कवि हैं कालिदास। कालिदास को इसने संरक्षण दिया था और इसी के समय में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। फाहियान का जो दौर था वो 399 से लेकर 414 ईस्वी तक का था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में भारत आया था और इसने कालिदास को भी संरक्षण दिया था। उसी के समय में ही फाहियान ने भारत की यात्रा की थी। फाहियान की यात्रा क्यों हुई थी, इसके बारे में इतिहासकार बताते हैं कि फाहियान की यात्रा का मुख्य उद्देश्य ये था कि उसे बौद्ध धर्म की प्रामाणिकता को देखना था कि जिस बौद्ध धर्म की चर्चा चीन तक है, वियतनाम तक है, इंडोनेशिया तक है, क्या वह बौद्ध धर्म वास्तव में उतना ही प्रासंगिक है। तो वह बौद्ध धर्म की प्रामाणिकता को देखना चाहता था और यह चाहता था कि बौद्ध धर्म के जो तीर्थ स्थल हैं, 8 तीर्थ स्थलों के बारे में बौद्ध धर्म में बताया गया है, जो 8 तीर्थ स्थल हैं वहां तक वो जा करके देखना चाहता था फाहियान। वह पश्चिमी चीन से चला, मध्य एशिया गया। मध्य एशिया के बाद वह पेशावर से स्थल मार्ग के रास्ते आया। पेशावर मतलब अफगानिस्तान पाकिस्तान के स्थल मार्ग से वो आया और ताम्रलिप के माध्यम से, ताम्रलिप से इसने ये बताया जाता है कि सिंघली द्वीप होते हुए, सिंघली द्वीप यानी कि लंका, मतलब वो दक्षिण चीन से चला। दक्षिण चीन से चलने के बाद मध्य एशिया गया। मध्य एशिया के बाद वो सड़क मार्ग से अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए भारत आया। भारत आने के बाद उसने पूरा भ्रमण किया। भारत का पूरा भ्रमण करने के बाद वो सिंघली द्वीप तक गया। सिंघली द्वीप जाने के बाद वो वापस लौट गया और इस दौरान वह 3 वर्ष तक पाटलिपुत्र में रहा था। पाटलिपुत्र जो कि मगध की राजधानी थी। और इसने अपनी यात्रा के अंतिम चरण में, जब वो भारत की यात्रा कर रहा था उसके अंतिम चरण में, इसने लुम्बिनी और वैशाली भी गया था। ये लुम्बिनी और वैशाली की भी यात्रा करी थी और श्रीलंका होते हुए वापस चला गया था। तो चंद्रगुप्त के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो चंद्रगुप्त ने अपने सैन्य अभियान की जो उसकी विजय है उसके बारे में चंद्रगुप्त ने भिलसा के समीप एक उदयगिर की पहाड़ियां हैं, उदयगिर की पहाड़ियों पर और सांची के लेख से चंद्रगुप्त के विजय के बारे में पता चलता है। सांची उड़ीसा में है और सांची का स्तूप भारत में बहुत ही ज्यादा दर्शनीय स्थल है, सांची का स्तूप। तो सांची लेख से इसे पता चलता है और इसने जब शकों पर विजय प्राप्त की थी तभी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। शकों के बारे में भी जानकारी आपको आगे दी जाएगी। शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और पश्चिम में चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल भृगुकक्ष यानी वर्तमान समय में जो गुजरात में भड़ौच है, भड़ौच तक इसका शासन था। उसका प्रमुख बंदरगाह था चंद्रगुप्त का। तो चंद्रगुप्त का शासन गुजरात से लेकर के और आप ये मान करके चलिए मध्य प्रदेश और उत्तर भारत के लगभग पूरे हिस्से पर चंद्रगुप्त का कब्जा था। तो भड़ौच पर भी इसने अधिकार किया था। भड़ौच उस समय बंदरगाह हुआ करता था। गुजरात आज से विकसित नहीं है। गुजरात जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो लोथल से लेकर के भड़ौच तक गुजरात हमेशा आगे रहा है। तो भड़ौच बंदरगाह पर इसने कब्जा किया। चंद्रगुप्त स्वयं में विद्वान था और इसके दरबार में विद्वानों की एक टोली रहती थी, 9 विद्वानों की एक टोली रहती थी जिसे चंद्रगुप्त नवरत्न कहता था। हालांकि आगे चल करके इतिहास में एक और नवरत्न के बारे में हम पढ़ेंगे जिन्हें अकबर के नवरत्न कहा गया है। तो चंद्रगुप्त के दरबार में विद्वानों की, केवल विद्वान उसमें हुआ करते थे, 9 विद्वान होते थे। 9 विद्वानों की एक टोली थी जिसे नवरत्न कहा जाता था, जिसमें कालिदास थे। आप जानते हैं हिंदी साहित्य बहुत बड़ा नाम है कालिदास। धन्वंतरी थे जिन्हें आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। इसके दरबार में छपड़क थे। इसके दरबार में अमर सिंह थे। अमर सिंह जो कि वेधशाला बनवाने के लिए प्रसिद्ध थे, ज्योतिषी के बहुत बड़े ज्ञाता थे, नक्षत्रों का ज्ञान था इनके पास। शंकु थे, बेताल गृह थे, घटकरपर थे, बाराहमिहिर और बरुरुचि। 9 ऐसे विद्वान कवि रहते थे चंद्रगुप्त के दरबार में जिन्हें चंद्रगुप्त नवरत्न कहा करता था। इन्हें विद्वानों की एक मंडली कहा गया था और
उसके समय में, चंद्रगुप्त के समय में पाटलिपुत्र और उज्जैन विद्या के प्रमुख केंद्र थे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको गुप्त वंश के और शासकों के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।